तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इन सवालों का जवाब मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में इनका आंसर दें। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। क्रेडिट अमाउंट इन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू डीफ डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड व्हेन अमाउंट remains unclaimed for more than 10 years, remains unclaimed for more than 5 years, remains unclaimed for more than 7 years, none। तो किसी भी खाते में अगर क्रेडिट जमा राशि है तो वो कितने दिनों बाद जो है वो डी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर वो अनक्लेम्ड हुआ, दावा नहीं हुआ 10 साल तक, कितने साल तक, तो तमाम साथी जो है यहाँ पर सही जवाब लिख रहे हैं। तो जी हाँ, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इनमें अगर कोई जमा राशि है और 10 साल तक इनमें कोई क्लेम नहीं किया, कोई लेन देन नहीं हुआ, तो वो कहाँ चला जाएगा? डी फंड में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा मंथ एंड के समय डी फंड में चला जाएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में वो चला जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई उनका इस्तेमाल करेगा। अगर फिर बाद में क्लेम की स्थिति में वो पैसा आरबीआई फिर वापस भी कर देती है। तो ये बढ़िया है, आप लोगों का आंसर remains unclaimed for more than 10 years. If credit amount, then it will be transferred to deep fund of Reserve Bank of India. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा है, आकर्षक है और इम्पोर्टेंट है। फॉर केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स ऑफ 6 पीसेज इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, द काउंटरफिट नोट शुड बी। एक काउंटर पे एक डिपॉजिटर्स आता है और एक सिंगल ट्रांजेक्शन करता है डिपॉजिट, और उसमें 6 पीस जो है नकली नोट पाए जाते हैं, फेक करेंसी पाई जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन है रिटर्न टू द टेंडर आफ्टर स्टैंपिंग, फॉरवर्ड इट इमीडिएटली बाय द नोडल बैंक ऑफिसर टू द लोकल पुलिस अथॉरिटी, नो एक्शन रिक्वायर्ड, सेंड टू द आरबीआई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर एक सिंगल जमा करने के लिए कोई आता है, जमा राशि आपके काउंटर में जमा करने आता है, और उसमें अगर 6 नोट के पीस जाली पाए जाते हैं, नकली पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन बोला है कि आप उसको स्टैंप लगा के वापस कर दोगे फेक करेंसी करके। दूसरा है कि इमीडिएटली जो नोडल बैंक ऑफिसर है वो पुलिस में उस नोट को ले जाकर रिपोर्ट करेगा, एफआईआर करेगा। तीसरा, नो एक्शन रिक्वायर्ड, सेंड टू आरबीआई। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी। यहाँ पर क्या करेंगे, जो बैंक का नोडल ऑफिसर होगा वो तत्काल उसी समय उसी समय क्या है, उसको एफआईआर करेगा और लोकल पुलिस अथॉरिटी में इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक। एक साथी मुकेश कुमार जी कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है ऐसी कोई दिक्कत है? वॉइस में दिक्कत है क्या? जरा चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि बराबर है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि एफआईआर करना है, तो एफआईआर करने में देखिए 5 या 5 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, ओके। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, सवाल है सक्सेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा, डिसीज क्लेम से जुड़ा हुआ। While settling disease claim, succession certificate is to be insisted only in the case of। जब भी आप जो डिसीज क्लेम भुगतान करते हैं, मृत्यु दावा भुगतान करते हैं, उनको सेटल करते हैं, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है जरूरी होता है लेना निम्नलिखित में से किस केस में? इफ देर इज नो नॉमिनेशन, द क्लेम अमाउंट इज मोर देन 1 लाख, if all the legal heirs do not join to the indemnify the bank, और डी है द क्लेम अमाउंट इज मोर देन 10 lakhs। तो यहाँ सवाल पूछा गया कि जब आपके काउंटर पे कोई मृत्यु दावा भुगतान प्राप्त होता है, कोई जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उस जमाकर्ता के खाते में जो भी राशि है उसका भुगतान जो है उनको करना होता है। तो ऐसे केसेस में हम सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। कौन कौन से कारण कंडीशन पे मांगेंगे? अगर वहाँ पर नॉमिनेशन नहीं है, क्लेम 1 लाख से ज़्यादा है, क्लेम जो है 10 लाख से ज़्यादा है, या उनके जो सारे लीगल हेयर्स हैं वो सहमति नहीं देते हैं, इंडिमनिफाई नहीं करते, शपथ पत्र नहीं देते हैं, तब। तो यहाँ पर सही उत्तर है जो है रवि रंजन जी सही दे रहे हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है, हमारे स्नेह प्रसाद जी लिखते हैं ए, नॉमिनेशन जहां पर नहीं होता वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन
वो इंसिस्ट करने की बात हो रही है, मैंडेटरी करना, इंसिस्ट करना है, उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट ही चाहिए तभी हम क्लेम देंगे। वो किस कंडीशन में होगा? सपोज किसी की मृत्यु हो गई, कोई जो है हितग्राही है, जमा करता है, उनकी मृत्यु हो गई और उसमें नॉमिनेशन है, तो कोई बात नहीं भाई, जिसका पैसा था उसने मरने से पहले बोल गया था कि ये पैसा जो है स्नेह प्रसाद को दे दिया जाए, तो स्नेह बरसा दिया आपके ऊपर। तो बैंक के मैनेजर क्या करेंगे रवि रंजन जी? वो करेंगे कि जब आप आओगे क्लेम करने के लिए तो आपसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपका ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी और आपको पैसा दे दिया जाएगा, बैंक अपने उत्तरदायी से मुक्त हो गया। लेकिन जहां नॉमिनेशन नहीं है, वहां जब आप इंक्वायरी करने जाते हैं और पाते हैं कि उनके जो लीगल हेयर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उनके लीगल हेयर में कोई विवाद नहीं है और वो सब इंडिमनिफाई कर देते हैं, शपथ दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि हम सब सहमत हैं कि ये पैसा जो है ये हमारे बड़े वाले बेटे को दे दीजिए, तो वहां पर भी हमको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सक्सेशन सर्टिफिकेट वहां लेना है जहां पर ये सारे जो लीगल हेयर वो तैयार नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा सी। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सवाल है, फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? ए प्लेसमेंट, बी लेयरिंग, सी इंटीग्रेशन, डी ट्रांसफरिंग। तो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछा गया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कौन सा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग या केवाईसी ये ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां पर से सवाल जो है हमेशा आते ही आते हैं। तो एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग आप जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा, केवाईसी गाइडलाइन भी इशू है। और अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो आपकी उत्पत्ति होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके समूह से उत्पन्न हुई थी। क्योंकि माफियाओं का जो समूह है, अगर वो जबरन वसूली, जुआ या जो जुआ या इत्यादि अनेक प्रकार से कुछ भारी मात्रा में पैसे कमाते हैं और उसको जो है उस पैसे को लीगल वे में दिखाया जाए तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना था, कि जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर बड़ा ही कोहराम मचा हुआ था। और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को जो है एक लोकप्रिय नाम दिया गया, वो है हवाला लेन देन के रूप में। क्या नाम? हवाला लेन देन के रूप में दिया गया। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें जो है बड़े बड़े जो पैसा अवैध रूप से कमाते हैं और उसी पैसे को जो है काले धन को जो कमाते हैं उनको सही तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो परिभाषा है कि अवैध तरीके से जो कमाए गए धन को लीगल तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और इसमें समझें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो उसमें जो अवैध रूप से जो धन मिला हुआ है उसको छुपाने का एक तरीका है, समझ लीजिए। और इसमें जो है जो हेरा फेरी करते हैं उसको मनी लॉन्डर कहते हैं। और इसके जो तीन चरण होते हैं वो होते हैं प्लेसमेंट एक चरण होता है, दूसरा लेयरिंग होता है और तीसरा इंटीग्रेशन होता है जिसको एकीकरण कहते हैं। प्लेसमेंट का मतलब ये पैसा कहाँ रखा जाएगा। लेयरिंग का मतलब होता है उसको जो है किस तरह से अलग अलग ट्रांजेक्शन दिखा के उसको सही तरीके से। प्लेसमेंट का जो पहला चरण होता है मनी लॉन्ड्रिंग का उसका जो पहला चरण होता है नकदी बाजार से आने का है, मतलब उसको अवैध तरीके से किस तरीके से उसको जमा करना है, उसको औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में किस तरीके से रखना है, वो प्लेसमेंट है, कहाँ पर रखना है। दूसरा होता है लेयरिंग का मतलब उसको जो है ऐसा अकाउंटिंग करनी है, उसकी अकाउंटिंग में गड़बड़ी करनी है कि वो जो है वो सही तरीके से साबित हो जाए वो पैसा कहाँ गया। जैसे बॉन्ड में, स्टॉक में, ट्रेवलर चेक में या विदेशी जमा खातों में करके उसको क्लियर करना, उसको बोलते हैं लेयरिंग। अब एक आता है तीसरा इंटीग्रेशन, एकीकरण जो है मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम चरण होता है। ये एकीकरण क्या होता है? इसमें बाहर जो इस प्रक्रिया में जो बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया पैसा है
वापस जो मनी लॉन्ड्रिंग के पास फिर आ जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग किया है उसके पास वो पैसा फिर से आ जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये तीन चरण होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। और चौथा देखिए ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग मतलब पैसा ट्रांसफर करना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ट्रांसफरिंग जो है मनी लॉन्ड्रिंग का कोई स्टेज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी हमने बात किया था कि डीप फंड में चला जाता है अगर 10 साल तक कोई जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो जब डीप फंड में चला जाता है तो उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द अमाउंट ट्रांसफर टू डीप फंड आफ्टर 11 मई 2021। तो 11 मई 2021 के बाद डीप फंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एप्लीकेबल है वो कितना है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आप लोग, रवि रंजन जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, रवि रंजन जी। तो ये है 3%, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा 3%। और इसके पहले ये 3.50% था, लेकिन 11 मई 2021 से ये चेंज हुआ है, ये हुआ है 3%। चलिए अब हमारे सोनू शाह जी आ गए हैं, बढ़िया एकदम तैयार वैयार होके आ गए। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल नंबर 6। ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। अकाउंट ऑफ ए ट्रस्ट इज ओपन्ड बाय बैंक व्हिच हैज 3 ट्रस्टीज हु शैल ऑपरेट द अकाउंट। एक ट्रस्ट का खाता खोला गया बैंक में जिसमें 3 ट्रस्टी हैं, तो कौन इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ऑप्शन है एनी ऑफ देम कैन ऑपरेट। ऑप्शन बी द ट्रस्टी हैविंग द अथॉरिटी फ्रॉम द अदर ट्रस्टी। ऑप्शन सी द ट्रस्टी हैविंग अथॉरिटी एज पर द ट्रस्ट डीड और एल्स जॉइंटली ऑपरेशन। डी जॉइंट ऑपरेशन irrespective of what is stated in trust deed। तो यहाँ सवाल पूछा गया, 3 लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं, 3 ट्रस्टीज हैं और खाता ओपन करते हैं, तो उसका जो परिचालन कौन करेगा। तो उसका परिचालन करेगा ट्रस्ट डीड के आधार पर जिसको अथॉरिटी दी गई है, या अगर उसमें अथॉरिटी नहीं दी गई तो सारे जॉइंटली ऑपरेशन करेंगे, सारे जॉइंटली ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। जो ट्रस्ट डीड में दिया गया है कि ये ऑपरेट करेंगे तो वो करेंगे, और अगर वो नहीं दिया है तो जॉइंटली ऑपरेट करेंगे सभी लोग। चलिए ये हुई बात। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में है। एज पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी गाइडलाइन व्हिच ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इज टू बी रिपोर्टेड अंडर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो यहाँ पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगा। लार्ज कैश विड्रॉल फ्रॉम ए डोरमेंट इन ऑपरेटिव अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन प्रोसीड्स इन ए रेसिडेंट इंडियन अकाउंट, रेमिटेंस ऑफ ₹48,000 each to the 3 different account from saving account of same day, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारे कुछ साथी तो ऑल ऑफ दीज देख के बोलते हैं आप ही ने तो बताया ना सर, ऑल ऑफ दीज आता है तो हमको सवाल ही नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं सवाल और जवाब दे दिए, और जवाब भी सही होना मांगता, जवाब भी सही है, ऑल ऑफ दिस होता है। एक्चुअल में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है केवाईसी गाइडलाइन के तहत हम लोग जो है इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है वो जो है कम्बेटिंग ऑफ टेररिस्ट फाइनेंस, या जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर होते हैं, तो उनके लिए जो है 48,000 वाला देखिए, अगर 48,000 एक ही अकाउंट से 48,000 के ट्रांसफर कर रहा है, कैश में लेन देन कर रहे हैं, तो वो 48,000, क्योंकि 50,000 से ऊपर करना है तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है, ओरिजिनेटर का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, नेम एड्रेस अकाउंट नंबर फुल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो 48,000 के कर रहे हैं तो वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगा। फिर आपके जो फॉरेन जो रेमिटेंस कर रहे हैं तो उसमें निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो टेररिस्ट फाइनेंस पे यूज हो सकता है, फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के तहत तो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग किए जा सकते हैं, और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है वहां पर रिपोर्ट हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर आपका 8 आपके स्क्रीन पर है। वाह शानदार सवाल है, इसका सामना आप लोग रोज बैंक में लेन देन में करते होंगे।
while cash remittance, how many armed guard to be accompanied when the case is rupees 48 lakhs? अगर आप 48 लाख रुपए का जो है कैश जो है रेमिटेंस कर रहे हैं करेंसी चेस्ट से ब्रांच या किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कर रहे हैं, तो आप कितने आर्म गार्ड जो है रखेंगे? 4, 3, 2, 1, कितना रखेंगे? विजय रजक जी बोल रहे हैं 1, मुकेश जी बोल रहे हैं 1, और यहाँ पर जो है 48 लाख है, तो वहां पर कितने जो है आप आर्म गार्ड रखेंगे? अभी मैंने कल ही जो है सेशन लिया था, आपको बताया था कि आर्म गार्ड जो स्कॉट्स हैं वो कितने रखने होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो हैं उस पर चर्चा किए थे कि अगर 48 50 लाख है तो कितना रखेंगे, अगर 20 लाख तक है तो कितना रखेंगे आर्म गार्ड, इस पर हम लोग जो है चर्चा किए थे। तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में, अच्छा हाँ हमारे ये मुकेश जी बढ़िया लिख दिए हैं। मुकेश जी, अरे कहाँ कहाँ चला गया ये? एक सेकंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे विजय रजक जी ने भी अच्छा लिखा है कि एक आर्म गार्ड चाहिए, एक बैंक का गार्ड चाहिए, चाहे वो आर्म के साथ हो विदाउट आर्म के साथ हो, और बैंक का जो है एक ऑफिसर चाहिए और एक क्लर्क भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कौन सा, इस ये वाला थे हम लोग, हाँ, कि अगर रेमिटेंस करते हैं तो कितने आर्म गार्ड होने होने चाहिए? आर्म गार्ड जिसके पास फायरिंग आर्म्स हो, जो फायर कर सकता हो, तो ये है एक, क्योंकि 20 लाख रुपए तक विदाउट आर्म गार्ड जो है आप कैश कर सकते हैं, और 20 लाख से लेके 50 लाख तक एक आर्म गार्ड, 50 लाख से ऊपर आते हैं तो दो आर्म गार्ड, और 100 करोड़ में दो आर्म गार्ड तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस जो आपके रीजनल ऑफिस से जो भी है, आपके हेड ऑफिस से या आपकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर से जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके आधार पर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी? सीडीडी क्या है? व्हाट इज द कस्टमर ड्यू डिलीजेंस? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या है? ऑप्शन है ए प्रोसीजर फॉलोड फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन एंटिटी। ऑप्शन बी है चेकिंग द कस्टमर्स रिकॉर्ड फ्रॉम पुलिस स्टेशन फॉर हाई रिस्क कस्टमर। ऑप्शन सी प्रोसीजर फॉर चेकिंग क्रेडिट स्कोर ऑफ बोरोवर, और ऑप्शन डी है नन। तो सीडीडी जिसको कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कहा जाता है वो क्या है? जो भी कस्टमर हमारे से संबंध स्थापित करने के लिए ब्रांच में आता है, तो संबंध स्थापित करने के लिए ब्रांच में आता है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेके आता है। उस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमको कुछ ड्यू डिलीजेंस करना होता है। आधार कार्ड लाया तो यूआईडी के साइट पे चेक करते हैं, आपको पैन कार्ड लाया तो इनकम टैक्स की साइट पे देख लो पैन कार्ड में उसका डिटेल बता रहा है नहीं बता रहा है। तो ये तमाम जितनी भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट देगा उनको एक प्रोसीजर है जिसके आधार पर हम वेरिफिकेशन करते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं सीडीडी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रोसीजर फॉलोड फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन एंटिटी इज कॉल्ड कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जिसको एसटीआर रिपोर्ट कहते हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू एफआईयू विद इन हाउ मेनी डेज? तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है कितने दिनों के अंदर रिपोर्टिंग की जाती है अगर वो सस्पिशियस कंफर्म हो गया हो तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ये तो जो है एसटीआर रिपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये हम केवाईसी के चार जो पिलर होते हैं, पहला होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क मैनेजमेंट, और फिर होता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है उसमें कैश ट्रांजैक्शन सीटीआर रिपोर्ट, एसटीआर रिपोर्ट, फिर सीएफसीआईआर रिपोर्ट, काउंटरफिट करेंसी नोट रिपोर्ट, ये भेजी जाती है। यहाँ पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की बात की गई है, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की जो रिपोर्टिंग होगी, अगर सस्पिशियस कंफर्म हो गया तो उससे 7 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्टिंग एफआईयू को की जाएगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को की जाएगी। ये सबसे पॉपुलर सवाल है एसटीआर, मतलब अगर 100 बार एग्जामिनेशन हुआ होगा तो 80 बार ये सवाल पूछा गया, एसटीआर रिपोर्ट कब सबमिट किया जाता है। और यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन जो है बहुत थोड़ा सा हायर रेंज का कर दिया, 15 10 डेज 15 डेज, वहाँ 7 डेज 7 डेज दिया रहेगा आपको।
7 डेज, तो आप उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा क्या बोल रहा है आगे। 7 डेज ऑफ रिपोर्टिंग, 7 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन, 7 डेज ऑफ बैंक ओपनिंग, 7 डेज ऑफ पता नहीं क्या क्या दे देगा, तो आप क्या 7 डेज ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस में आप टिक कर देंगे। चलिए, अब आज के सेशन के लिए मैंने इतना ही सवाल रखा था। अब ऐसे तो मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। खाली तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए आता हूँ और थोड़ा सा आप लोग का हौसला अफजाई कर लेता हूँ। अदरवाइज तो आप लोग खूब सारा मेहनत करते हैं और आपके पास जो समय है उस समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप लोग करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं हर रात जो है आप लोगों के साथ बात करने के लिए यहाँ आऊँगा और आप लोग का हौसला अफजाई करूँगा। एक बार ज़रूर नोट कर लें कि आज का जो दर्द है वो कल की जीत है। और गालिब ने कितनी अच्छी बात कही कि दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो दवा हो जाता है, तो है ना। हमारे प्रशांतो जी कहते हैं कि हाँ सर, आप रात को जगह जगह के इतना दर्द देते हो, इतना दर्द देते हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो दर्द है ना, ये दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। तो हमारे लिए ये जो रात का जो दर्द है, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई का दर्द है, ये जो हम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हैं, ये जो दर्द है ना, ये हमारे लिए दवा बन जाएगा और हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा और साथ ही साथ हमारे अंदर और खुशियां पैदा करेगा और बहुत सारे आत्मविश्वास को जन्म देगा। तो बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हैं। कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो फिर हम लोग जो है आज का जी। हाँ जी, प्रशांतो जी कैसे हैं? वाह, बढ़िया, अमेजिंग में। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। और अ, डेट आ गए आपके एग्जामिनेशन के? हाँ सर, डेट आ गए सर। बहुत बढ़िया। सर ऑडिट की रिगार्डिंग अपना इंटरनल ऑडिट का एक बार देखेंगे सर। हाँ, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ। और जो है सर अपना बिजनेस फिगर वाला जो है अब तो अभी जो है ना 31 दिसंबर तक है ये। बहुत बढ़िया। एक ऑडिट वाला करवा देंगे और क्रेडिट पॉलिसी कर देंगे और एक एचआर पॉलिसी आपका कर देंगे, एचआर पॉलिसी। जी सर एचआर पॉलिसी के लिए भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, और फिर एक होता है करंट बैंकिंग। अभी जो है सर 100 मार्क्स का जो है ना सर अभी अपना करंट बैंकिंग का जो है ना वो रिड्यूस कर दिया है। अभी 20 मार्क्स का था अपना करंट अफेयर का, उसको 10 कर दिया है। और जनरल बैंकिंग का जो है ना 60 मार्क्स किया है। और बाकी जो है ना अपना स्पेशलाइजेशन का 30 मार्क्स किया है 100 नंबर में से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और आपने साथ तो में अच्छा अच्छा सेग्रीगेशन, आप उसको माइक को छोड़ दीजिए, उसको मत पकड़िए, उसको छोड़ दीजिए, अपने छोड़ दीजिए, उसका आवाज आ रहा है ना। हाँ, तो आपने तो अच्छा अपने सेग्रीगेशन किया हुआ है। अभी भी जी कुछ सर। आवाज आ रहा है आपके। तो हाँ, आपने एक अच्छा सेग्रीगेट किया है। ए टू बी के लिए जो आईडीबीए के साथी जा रहे हैं उनके लिए कुछ टॉपिक्स के लिए आपने बोले थे, टॉपिक्स किस तरह से देखना है, और आपने ही टॉपिक्स पुराने कुछ वीडियो से नोट करके आपने लिखा है, शायद आपने भेजा है, तो मैं आपको बता दूं। जो ए टू बी के लिए जाते हैं उनमें कुछ की एरिया हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें केवाईसी मास्टर है आपका, हैंडलिंग ऑफ कैश है जो अभी बात कर रहे थे कि हैंडलिंग ऑफ कैश ऑपरेशन, फिर आपका जो चेक कलेक्शन से, चेक से रिलेटेड सवाल आने ही आने हैं, 4-5 सवाल आते हैं चेक से, किस प्रकार के चेक हैं, जनरल क्रॉसिंग, इंचोर्ड चेक्स, इंडोर्समेंट, ये सारी चीजें। फिर डिसीज क्लेम से जुड़ा हुआ सवाल आता है। फिर आपके जो एसओपी होते हैं, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, जैसे ट्रस्ट अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है, कंपनी अकाउंट है। फिर जो हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क जो केवाईसी से रिलेटेड है। फिर आपके गोल्ड लोन जो इंपॉर्टेंट है, गोल्ड लोन को आप जरूर देख लीजिएगा। होम लोन है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, और शॉपी लोन, आजकल अगर शॉपी के लिए जो लोन दे रहे हैं वो स्कीम्स आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो स्टाफ को जो लोन दिए जाते हैं उनको जरा जरा देख लीजिएगा, ओडी लिमिट दी जाती है या आपके जो हाउसिंग लोन दिए जाते हैं। फिर जो रेमिटेंस रिलेटेड सर्कुलर हैं आपको उनको देख लीजिएगा। डिजिटल बैंकिंग चैनल में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा। बेसिक एटीएम सर्विसेज और बीसी एसबीआई कोड्स, ये सारी चीजें आप जो है आप देख लीजिएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग मतलब क्रमदर तरीके से उसको देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, लिख रहे होंगे। जी प्रशांत जी। आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ। हेलो। जी सर आवाज आ रहा है।
आ रही है अभी। सर शानदार तरीके से अच्छे नंबर लाके क्वालिफाई करेंगे सर इस बार। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सर जनरलिस्ट का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी मैंने पेपर दिलवाया था, 90 में से 62 आंसर अपन डिस्कस कर रहे थे उस दिन सर, मैंने क्लास में भी था। मैं एक्चुअली टैड में था बोल के बात नहीं कर पाया आपसे, बहुत ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है ना अपन डिस्कस कर दिए हैं 2 सेशन में, तो उसमें अपना 62 क्वालिफाई हुआ है सर, मतलब एक्यूरेट हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो शानदार बात है, जबरदस्त बात है। सर वही वही रिकॉल वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जैसे एसटीआर का हो गया। एक क्वेश्चन था उसमें अपना वो मनी मार्केट का रेगुलेट वाला जो था ना सर, हाँ हाँ। सेबी का और आरबीआई का, उसमें जो है ना अभी जो आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मनी बोल। मार्केट का थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे रहा है खाली। हाँ मनी मनी मार्केट। मार्केट का रेगुलेट बॉडी कौन है बोल के बता कुछ। हाँ, मनी मार्केट बोलने से एक बार आरबीआई भी आता है, मनी मार्केट जो है ना। हाँ। मनी मार्केट जो है आरबीआई उसको करता है ना। और जो एज क्राइटेरिया में ना सोशल सिक्योरिटी का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का और हाँ, सुरक्षा बीमा का, दोनों में अच्छा। वही कंफ्यूजन करता है, वही क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में बैंकिंग का जो भी है आता है, एज क्राइटेरिया। अगर अगर ये सवाल पूछा जाए कि मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, तो उसका उत्तर जो है मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यू पावर जो है वो देता है, डिराइव करता है टू रेगुलेट द मार्केट रेगुलेशन सेगमेंट एंड स्पेसिफिक प्रोविजन एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 एक्ट के तहत उसको जो है पावर्स दिए जाते हैं, है ना। चलिए, तो हमारे राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, राजेश जी भी चले गए। राजेश। राजेश जी तो बढ़िया है, तैयारी करिए प्रशांतो जी, अभी और जोर लगा दीजिए। आपका एग्जाम अभी बहुत नजदीक आने वाला है, और मैं हूँ आपके साथ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। सवालों का डटकर सामना करेंगे, और इतने सारे सवाल आपके लॉगिन सेक्शन में मैंने डाल दिया है, उनको सामना करिए। कहीं डाउट है तो मैं हूँ, मुझे बताइएगा, है ना राजेश जी। सर एसएचजीबी की क्रेडिट पॉलिसी और इंस्पेक्शन पॉलिसी अगर है तो उसका भी एक सेशन मिले सर। हाँ, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के ना, है ना, है जी ना, सर। करेंगे, अभी करेंगे, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की भी करेंगे, है ना। जी सर। तो अभी आपका भी 9 अप्रैल है ना। जी 9 अप्रैल है सर। 9 अप्रैल है, ठीक है। कल हम बाकी लोग तो कवर हो गया सर, ऑडिट पॉलिसी में थोड़ा अभी हाँ, बचता है सर। ऑडिट पॉलिसी से सवाल आते हैं, ऑडिट पॉलिसी से जरूर जी करेंगे, जी है सर। ना। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, तो मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त सर। चलो, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास डेली, तो हम लोग रात को अभी थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे कि ब्रेक नहीं करेंगे, जैसे अल्टरनेट डेज पे पढ़ाते थे, अब एग्जाम तक आपके जो है ना, एग्जाम तक जो है हम लोग रेगुलर कर लेंगे, तो आपको बहुत सारे नॉलेज जो है ये मिल मैं जाएंगे। आपके जो मॉक टेस्ट है वो डेली करते हैं सर, उससे काफी मदद मिलती है सर। हाँ, वो सवालों का सामना जरूर करिए, सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन तो वही सामना करना है ना। जी जी और सर। अभी जी देखिए आप सर। लोगों के पास बहुत काम होगा, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, लोन भी जी बांटना होगा, रिकवरी भी करनी होगी। प्रशांतो जी दौड़ के बाइक में जाते होंगे, भैया पैसा दो, एसएमए में गिर रहा है अभी, है ना। तो ये सबको ना एंजॉय करेंगे, टेंशन में नहीं जाएंगे कहीं भी, क्योंकि सबसे प्राइम जो है हमारा शरीर है, हमारे शरीर को बचाना है, ठीक है। तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार साथियों से मेरे मतलब आते हैं कि सर रिकवरी जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, बहुत सारी तनाव रहता है ना, बहुत सारा मार्च में, है ना। तो हमको बहुत सारा अपने को मेडिटेशन करना है, अपने लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, इतना पढ़ाया हूँ मैं आप लोगों से, सरल तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है जीवन में। तो सिर पे जी सर। जो है बर्फ होना चाहिए, यहाँ पर ठंडा, ये देखो, ये हमारे कैसे प्रशांतो टाइप का, सिर पे बर्फ, मुंह पे शक्कर, सीने में आग, पैरों में हो चक्कर, तब लोगे बैंकिंग इंडस्ट्री से टक्कर। सिर पे बर्फ, हमेशा ठंडा ठंडा, कूल कूल, है ना, ऐसे भी गर्मी आ रही है ना, बर्फ लगाना ही पड़ेगा। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, यहाँ पर शक्कर होना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं। सीने में आग, सीने में आग लगी होनी चाहिए, बिजनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, अपनी सफलता पाने के लिए, अपने संस्था के लिए काम करने के लिए सीने में आग लगी होनी चाहिए। और पैरों में हो चक्कर, पैरों में चक्कर होगा तब तो बिजनेस लाएंगे, है ना। तो सिर पे बर्फ, मुंह पे शक्कर, सीने में आग, पैरों में हो चक्कर, तब लेंगे हम बैंकिंग इंडस्ट्री से टक्कर। और ऐसा काम करते हुए हम लोग सफलता भी हासिल करेंगे, और न केवल प्रमोशन, बाकी और भी चीजें हैं जिनको मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। छोटी छोटी पॉलिसी हम कर लेंगे, केवाईसी एमएल का कोर्स कर लेंगे, बीसीएसबीआई का कोर्स कर लेंगे। कई बैंक बीसीएसबीआई का कोर्स करने के लिए 5,000 फीस देते हैं, 5,000 रुपीज का इंसेंटिव देते हैं फीस के अलावा।
फिर कुछ स्पेशल क्लासेस भी करेंगे, बैंक ब्लेंडेड क्लासेस। मैं कुछ बैंक के स्कीम वाइज अलग अलग जो प्रैक्टिकल थिंक है उसके लिए भी थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। थोड़ा फिर जब ठीक हो जाएगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, जैसे हाउ टू प्रोसेस द CKCC, कैसे प्रपोजल सैंक्शन करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, इन पर भी काम चल रहा है, करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए तो आपसे विदा लेते हैं। प्रशांत जी, सबका धन्यवाद कर दीजिए हमारे साथियों का, और आज के क्लास के ये बोला था संजीवनी और संजीवनी एक्सप्रेस का क्या है सर, वो वाला थोड़ा एक बार क्लास कर लीजिएगा ना सर। हाँ कर लेंगे कर लेंगे आपका वो संजीवनी सेशंस में कर लेंगे, अगले सेशन में कर लेंगे, है ना। तो हमारे साथियों का धन्यवाद कर दीजिए। प्रशांत जी, आप कौन से जगह से हैं? सर रायपुर में हूँ सर मैं। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं बेसिकली? जी सर उड़ीसा से। हाँ तो उड़िया में सबको थोड़ा आज्ञा, उड़िया में कह दियो, उड़िया में सबको धन्यवाद कर दिया और सबको बधाई दे दिया। विजय सर गोटे अच्छा आमर माने आईडीबी रे आपनकर सब बेले खाली तारीफ सर तारीफ एजीएम सर एबे सिविल लाइन बाज रे आछंती समस्त को नमस्कार। हाँ नमस्कार आज्ञा, सबको टिके नमस्कार कर दियो। समस्त को नमस्कार। आज क्लास एटी रखुछु, काली देखा हबो आ समस्त भलरे रहंतु और सब सफलतार पथरे आगे चलंतु। बहुत बढ़िया प्रशांत आज्ञा, ଆପଣ ଆମର ଯେତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଟିକେ शुभेच्छा रखले, ତାଙ୍କର उज्जवल भविष्य कामना करले, ताकर लाग ଟିକେ प्रार्थना करले कि जगन्नाथ भगवान ताको सफलता दिलावे। हेतिर लाग तुमको धन्यवाद करूँ और आज की सभा समाप्त करूँ। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जगमगाते रहिए और खुशी से जो है सबसे घुलते मिलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।